हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने 97 क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी कि 97 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे। आज हम लोग 98 से करेंगे और आज भी हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप KVS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या TGT PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे और क्वेश्चन को पता है आपको डिस्कशन के साथ समझाया जाता है, डिस्कशन के साथ उसको क्लियर किया जाता है तो वो चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे हैं और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्वेश्चन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको किस तरीके की चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, अपने जो व्यूज़ हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 98 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? रागमाला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है रागमाला क्या है? शास्त्रीय राग, राग रागनियों के चित्र, नृत्य चित्र या रागों पर आधारित माला। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो राग रागनियों के चित्र जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रागमाला बोलते हैं। यानी कि रागमाला में क्या होता है? राग रागनियों का चित्रण किया जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जो राग रागनियों का जो चित्रण है वो कांगड़ा शैली के विषयों में आता है, यानी कांगड़ा शैली के प्रमुख विषयों में राग रागनियों का चित्रण भी आता है। ठीक है, तो कांगड़ा शैली के प्रमुख विषयों में राग रागनियों का चित्रण भी आता है। और कांगड़ा शैली किसके अंतर्गत आती है? तो वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली आती है और कांगड़ा शैली के मुख्य विषयों में राग रागनियों का चित्रण भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कितने राग और कितनी रागनियों का चित्रण मिला है? तो 16 राग और 32 रागनियों का चित्रण मिला है। ठीक है, तो 16 राग और 32 रागनियों का चित्रण जो है मिला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं पहाड़ी शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो पहाड़ी शैली की अगर हम खोज की बात करें तो 1910 में मेटकॉफ ने की थी। तो पहाड़ी शैली की खोज कब हुई थी? तो 1910 में किसने की थी? मेटकॉफ ने की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 1910 में किसने की थी? मेटकॉफ ने की थी। सबसे पहले जो पहाड़ी शैली का जो विभाजन है किसने किया था? वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1916 में, तो आपको ये भी सन भी आपको ध्यान रखने, 1916 में सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को बांटा था। किन किन नामों से बांटा था ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो उत्तरी चित्रमाला और एक हो जाएगा दक्षिणी चित्रमाला। ठीक है, या उत्तरी चित्रकला या दक्षिणी चित्रकला, चाहे आप बोलिए उत्तरी चित्रमाला बोलिए चाहे उत्तरी चित्रकला बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उत्तरी चित्रमाला और दक्षिणी चित्रमाला में आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में सबसे पहले इसको विभाजित किया था। किसको? पहाड़ी शैली को। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में और लोगों ने इसका विभाजन किया है। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते रहेंगे, अगर यहीं पढ़ के रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा है? जो शिल्प रत्न नामक जो ग्रंथ है केरल के श्री कुमार ने जो की थी, ठीक है, श्री कुमार कहाँ के थे? केरल के थे। तो उन्होंने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो वो किसके शासनकाल में की, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा ग्रंथ किसका है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में श्री कुमार ने की थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में क्या है? हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो ये मुगल कालीन जो है, ये सब जो है बादशाह हैं, ये तो आपको पता ही है। तो किसके शासनकाल में की थी? तो अकबर के शासनकाल में की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना श्री कुमार ने अकबर के टाइम में की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस युग की मुगल कला में, ठीक है, तो आपको बताना है किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ, चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप अंकित हुए। ठीक है, तो आपको बताना है ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप में अंकित हुए। तो ऑप्शन में क्या है? जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है और बाबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यानी कि जहांगीर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए मुगल कालीन चित्रकला का जो स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल को माना जाता है। यानी कि मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो जहांगीर को माना जाता है। अगर पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो वो शाहजहां को माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चित्रकला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो
याद रखना है आपको जहांगीर को। अगर स्थापत्य कला का पूछा जाए तो आपको शाहजहां को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। किसके लिए? ईसाई धार्मिक आकृतियाँ और फरिश्ते व चिन्ह और ग्लोब जो है इन सब का चित्रण के लिए जहांगीर का टाइम जो है आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट था। तो आगे हम लोग चलते हैं 101 पे। निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है मुगल शैली की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी मुगल शैली की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मुगल शैली की विशेषता कौन सी हैं। तो इसमें क्या है, जो चेहरे बने हैं वो एक चश्म चेहरे बने हैं। ठीक है, चश्म मीन्स क्या होता है? आँख होता है, आपको मैंने बताया था एक बार। तो चश्म मीन्स क्या होता है? आँख होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक चश्म चेहरे बने हैं, कोमल एवं बारीक रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक चश्म चेहरे बने तो ये तो राइट है। कोमल और बारीक रेखाओं का अंकन है, ये भी राइट है। दरबारी शान शौकत के बारे में चित्रण है, ये भी राइट है। धूमिल रंग का योजना, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर धूमिल रंग योजना है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये मुगल कालीन चित्रकला की शैली की विशेषता नहीं है। यानी कि मुगल कालीन जो मुगल शैली जो है तो उसकी ये विशेषता नहीं है, और ये जो तीन दी हुई ये इसकी विशेषता हैं। ठीक है, तो मुगल कालीन जो चित्रकला है, जो मुगल कालीन शैली है, तो उसमें एक चश्म चेहरे का अंकन है। ठीक है, कोमल और बारीक रेखांकन भी है, और दरबारी शान शौकत का भी चित्रण है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन राइट हो गए और ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर अगर आंसर लगाना है तो आप कौन सा लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लूसा डेला रोबिया। ठीक है, लूसा डेला रोबिया है मोम आर्टिस्ट, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या चित्रकार। ठीक है, तो आपको बताना है लूसा डेला जो रोबिया है वो क्या है? तो ये क्या है? ये मूर्तिकार के रूप में फेमस है। ठीक है, तो लूसा डेला रोबिया किस रूप में फेमस है? तो ये मूर्तिकार के रूप में फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। तो आपको बताना जो चावंड जो रागमाला है, तो चावंड रागमाला चित्रकारों के जो संरक्षक कौन थे, यानी कि किसके काल में इनको संरक्षण प्राप्त था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में क्या है? उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह या मान सिंह। ठीक है, तो उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह या मान सिंह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो महाराणा प्रताप यहाँ पर राइट आंसर है। तो चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक के रूप में अगर पूछा जाए तो आपको महाराणा प्रताप को याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? तो आपको बताना है अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? तो ऑप्शंस में क्या है? गीत गोविंद है, कल्पसूत्र है, लौर चंदा है या चौर पंचाशिखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि 104 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं और चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो अगर बात आए कागज़ की, तो आपको ध्यान रखना है कागज़ का आविष्कार भारत में कब हुआ था? तो 1360 ईस्वी में भारत में कागज़ का आविष्कार हुआ था। इससे पहले ताड़पत्र पे पुस्तकें लिखी और चित्रित की जाती थी। ठीक है, तो 1360 ईस्वी के बाद जो है 1360 ईस्वी में कागज़ का आविष्कार भारत में हुआ था। ठीक है, कागज़ पर लिखी और चित्रित पहली पुस्तक की बात अगर की जाए, पूछा जाता है कागज़ पर लिखी पहली पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कागज़ पर लिखी व चित्रित पुस्तक। ठीक है, तो कागज़ पर लिखित व चित्रित पुस्तक भारत की सबसे पहले कौन सी है? तो कल्पसूत्र को आपको ध्यान रखना है। तो कल्पसूत्र जो है वो जो है आपको ध्यान रखना है कि कागज़ पर लिखी तथा चित्रित की गई पुस्तक के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कल्पसूत्र बताना है। तो ये कब लिखी गई थी? तो 1380 में मानी जाती है। तो कब हुई थी? तो 1380 में मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है धवन्या लोक को भी मानते हैं। कुछ विद्वान किसको मानते हैं? धवन्या लोक को मानते हैं। लेकिन जो है पूरी तरीके से यानी कि ज़्यादा लोग किसके मानने वाले हैं? तो कल्पसूत्र को मानने वाले हैं। तो अगर ऑप्शन में वहाँ पर दिया हो दोनों तो आपको कल्पसूत्र लगाना है। तो क्या मैंने बताया कि कागज़ का आविष्कार भारत में हुआ था 1360 ईस्वी में हुआ था, और कागज़ पर लिखी तथा चित्रित की गई प्रथम पुस्तक कौन सी? कल्पसूत्र है, जो 1380 में जो है लिखी गई थी। और कुछ लोग धवन्या लोक को भी मानते हैं और कुछ लोग कल्पसूत्र को भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रमाणित कौन सी हो जाएगी? तो कल्पसूत्र हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कल्पसूत्र याद रखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर प्राचीन प्रेमाख्यान का कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है जो लेपाक्षी के जो भित्ति चित्र हैं वो किस साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शंस में क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य, बीजापुर साम्राज्य। तो ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य हो जाएगा, गोलकुंडा साम्राज्य हो जाएगा या बीजापुर साम्राज्य हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पे बने हैं? तो तालपत्र मतलब ताड़पत्र पे बने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किस शैली के जो चित्र हैं वो प्रमुख रूप से किस पे बने हैं? ताड़पत्र पे बने हैं। तो ऑप्शंस में क्या है, जैन शैली, पाल शैली, पटना शैली या बीजापुर शैली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर पाल शैली ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो पाल शैली को आपको याद रखना है कि पाल शैली में प्रमुख रूप से जो चित्र बने हैं वो किस पे बने हैं? ताड़पत्र पे बने हैं, ठीक है, पाम लीफ पे बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताड़पत्र को क्या बोलते हैं? पाम लीफ बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। फिर इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पाल शैली की, ठीक है। तो पाल शैली की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 730 से लेकर के 1197 तक माना जाता है। तो 730 से लेकर के 1197 यानी कि 1197 तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाल वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो आपको गोपाल को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल को आपको ध्यान रखना है। तो आपको गोपाल को ध्यान रखना है। पूछा जाए पाल वंश के संस्थापक कौन है तो गोपाल को आपको ध्यान रखना है। और मैंने टाइम पीरियड बता दिया, इसका टाइम पीरियड क्या, यानी कि पाल शैली का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 730 से ठीक है, तो 730 से 1197 तक के माना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में हो सकता है वेरी कर जाए, ठीक है। तो लेकिन आप कुछ ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जैसे कि 730 से 1197 पाल शैली का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें याद रखनी। पाल शैली को कई नामों से बुलाया जाता है। तो पाल शैली को पूर्वी शैली भी बुलाया जाता है, नाग शैली बुलाया जाता है, बिहारी शैली बुलाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पाल शैली के कौन कौन से नाम हो जाएंगे? तो पूर्वी शैली भी कहा जाता है और नाग शैली भी कहा जाता है और बिहारी शैली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, और बिहारी शैली जो नाम दिया था वो किसने नाम दिया था? तो हेलन रूबिसो ने नाम दिया था। तो हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली नाम दिया था। पूछा जाता है बिहार शैली नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है हेलन रूबिसो को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विसो या रूबिसो को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कई नाम पाल शैली के हो गए। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यानी कि एक शैली को कई कई नामों से बुलाया जाता है और उन सारे नेम को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पाल शैली ना पूछ करके यहाँ पर पूर्वी शैली भी दे सकते थे। तो इस तरीके से आपको पाल शैली भी ध्यान रखना है, पूर्वी शैली भी ध्यान रखना और बिहार शैली भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वीं शती के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की रचना है। तो आपको बताना भवभूत की रचना कौन सी है। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भवभूत की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस हो जाएगा, उत्तर रामचरितम हो जाएगा या रामायण हो जाएगा या रामलीला हो जाएगा। तो आपको बताना जो भवभूत की कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम हो जाएगा। तो उत्तर रामचरितम को आपको ध्यान रखना है, ये भवभूत की रचना है, भवभूत की पुस्तक है। इसके अलावा जो और बुक्स दी हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना, जैसे कि रामचरितमानस है, ये किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। और रामलीला किसने लिखी है? तो आपको राधा कृष्ण को याद रखना है। तो राधा कृष्ण जो है एक ये संग्रह है, ये काव्य संग्रह है। एक रामलीला क्या है? काव्य संग्रह है। ये किसने लिखा है? एक राधा कृष्ण ने लिखा है। राधा कृष्ण क्या है? नाम है, ठीक है। तो रामचरितमानस किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की। रामायण किसकी हो जाएगी? महर्षि वाल्मीकि की हो जाएगी। और रामलीला किसकी हो जाएगी? राधा कृष्ण की हो जाएगी। और उत्तर रामचरितम तो क्वेश्चन में दिया था, तो भवभूत की हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन से आपको कई कई क्वेश्चंस निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कल्पसूत्र में किसकी कहानियाँ हैं। तो अभी मैंने कल्पसूत्र की बात की थी, जो पहली कागज़ पर चित्रित और लिखित पुस्तक है, ठीक है। तो अब आपको बताना जो कल्पसूत्र है वो किस शैली से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल्पसूत्र किस शैली से रिलेटेड है ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है तो कल्पसूत्र किस शैली से रिलेटेड हो जाएगी? तो अभ्रंश शैली से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो अभ्रंश शैली को आपको ध्यान रखना, कल्पसूत्र अभ्रंश शैली से रिलेटेड है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, कल्पसूत्र जो है उसमें किसकी
कहानियाँ हैं। तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, शिव है, विष्णु है, तीर्थंकर है या ईसा है। तो जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी कि इसमें तीर्थंकर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो कल्पसूत्र में किसके बारे में दिया हो, तो तीर्थंकर के बारे में दिया है और जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर आपको ध्यान रखना है, जो कल्पसूत्र की अगर रचना की बात हो, कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो भद्रबाहु ने जो है इसकी रचना की थी। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भद्र और बाहु। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की बात हो रही है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये तीर्थंकर से रिलेटेड है। धर्म कौन सा हो जाएगा, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है। तो चित्रसूत्र के बारे में जो लास्ट वीडियो था उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है, तो बताना है आपको। सम्रांगण सूत्रधार हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा, कल्पसूत्र हो जाएगा या जय मंगला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि कई बार क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक जो है भाग है। तो चित्रसूत्र किसका भाग है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की थी, तो मार्कंडेय मुनि ने की थी। तो मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की थी और चित्रसूत्र इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में जो चार मीनार, प्रसिद्ध फेमस जो चार मीनार है, तो उसका निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में क्या है, इब्राहिम कुतुब शाह हो जाएंगे, मोहम्मद कुतुब शाह हो जाएंगे, कुली कुतुब शाह हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, कुली कुतुब शाह को आपको ध्यान रखना है। जो हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार है उसका निर्माण काल किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ के थे, तो ये हैदराबाद के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फाववादी कला के प्रणेता कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है भारत में फाववादी कला के प्रणेता किसे माना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे, रामकिंकर बैज हो जाएंगे या रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैलोज मुखर्जी यहाँ पर राइट आंसर है। तो भारत में फाववादी कला के प्रणेता किसे कहा जाता है, तो शैलोज मुखर्जी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको शैलोज मुखर्जी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20वीं शती के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ था। तो आपको बताना है अभिव्यंजनावाद यानी कि एक्सप्रेशनिज्म को आपको बताना है। अभिव्यंजनावाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में एक्सप्रेशनिज्म लिख के आए या अभिव्यंजनावाद लिख के आए, बात एक ही है। तो अभिव्यंजनावाद का जर्मनी में जो है उदय किस कलाकार के द्वारा हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर है पिकासो है, एडवर्ड मुंक है, माने हैं और पिसारो है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड मुंक यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवर्ड मुंक की। तो एडवर्ड मुंक का जो जन्म कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 1863 में एडवर्ड मुंक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि ये कौन कैसे चित्रकार हैं, जर्मन चित्रकार हैं। ठीक है, तो 1863 में जर्मनी में एडवर्ड मुंक का जन्म हुआ था और ये अभिव्यंजनावाद के कलाकारों में आते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो पिकासो हैं वो किस में आते हैं, तो ये क्यूबिज्म में आते हैं, यानी कि घनवाद के कलाकारों में आते हैं। तो घनवाद में कौन आता है, पिकासो आते हैं। फिर अगर हम बात करें माने की, तो माने को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। माने यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो माने अगर हम बात करें तो माने यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी माने जाते हैं। और इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तृण पर भोजन, इनको ध्यान रखना है। यानी कि माने का तृण पर भोजन और ओलंपिया, दो चित्र को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो माने को यथार्थवाद और प्रभाववाद की बीच की कड़ी माना जाता है। और इनका प्रमुख चित्र में कौन कौन से आ जाते हैं, तृण पर भोजन यानी कि तृण पर भोजन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब जो है जो चित्र पूछे गए हैं बहुत बार, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो तृण पर भोजन और ओलंपिया जो है माने के चित्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन फाववाद से रिलेटेड है। तो आपको बताना है फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में, फ्रांस में, ठीक है, इटली में या इंग्लैंड में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो फाववाद का जन्म फ्रांस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था।
बादामी की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपको बताना है बादामी की गुफाएं कहाँ हैं। तो ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो बादामी की गुफा कहाँ है, तो कर्नाटक में पड़ती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बादामी की गुफा कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, ठीक है, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है। तो आपको बताना है एलिफेंट का अंकन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, तो भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंहनपुर या पंचमढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो होशंगाबाद यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ था, तो होशंगाबाद को आपको ध्यान रखना। होशंगाबाद पड़ता कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाववाद का जन्मदाता था। तो अब आपको बताना है फाववाद का जन्मदाता था। इससे पहले फाववाद से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। और फाववाद का जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते क्या है, हेनरी मातिस हो जाएंगे, पाब्लो पिकासो हो जाएंगे, आंद्रे ब्रेतो हो जाएंगे या पॉल सेजान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसको ध्यान रखना है, हेनरी मातिस को आपको ध्यान रखना है। तो हेनरी मातिस यहाँ पर राइट आंसर है। तो फाववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हेनरी मातिस को। और फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो हेनरी मातिस यहाँ पर ऑप्शन राइट है। ठीक है, इनका एक प्रमुख चित्र यानी कि फेमस चित्र है कौन सा, जीवन का आनंद। ठीक है, तो जीवन का आनंद आपको ध्यान रखना है, इनका प्रमुख चित्र है। फिर आपको इसको ध्यान रखना, जो फाववाद को कई नामों से बुलाया जाता है, इसको जंगलवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाववाद को क्या कहा जाता है, जंगलवाद भी कहा जाता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, थक गए हैं। तो 117 88वीं यानी कि 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये सोसाइटी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शंस में क्या है, कमलेश कुमार, धीरज यादव, अभिषेक पाल या राजू रमेश। ठीक है, तो धीरज यादव को आपको ध्यान रखना है। तो 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से धीरज यादव को सम्मानित किया गया था, जो कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाघ से रिलेटेड है, बाघ गुफा से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर बताना है बाघ से अजंता की दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है कि बाघ से अजंता की दूरी कितनी है। और इन ऑप्शंस में आप मत जाइएगा, ये ऑप्शन राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन राइट और रॉन्ग दोनों हो सकते हैं। तो आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि बाघ से अजंता की दूरी कितनी है। लेकिन इसके अलावा बाघ से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हम लोग को प्राप्त हैं, तो यानी कि 9 गुफाएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो बाघ गुफा में 9 गुफाएं प्राप्त हैं। ये जितनी भी जो गुफाएं हैं वो सारी कैसी गुफाएं हैं, विहार गुफाएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी जो है विहार गुफाएं हैं। ठीक है, बाघ गुफा में जितनी भी गुफाएं प्राप्त हैं वो विहार गुफाएं प्राप्त हैं। इसमें जो गुफा नंबर 4 है, जो इसका नाम क्या है, रंग महल। तो इसमें जो गुफा नंबर 4 है तो उसका नाम क्या है, रंग महल। तो सबसे ज़्यादा जो चित्र कहाँ से प्राप्त है, तो रंग महल गुफा से ही प्राप्त है। तो सबसे ज़्यादा जो चित्र कहाँ से प्राप्त है पूछा जाए तो रंग महल गुफा से प्राप्त है, जो गुफा नंबर 4 है। तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर हुई कि बाघ से कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या देना है, कॉमेंट बॉक्स में देना है कि बाघ से अजंता की दूरी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा था। तो आपको बताना है 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन में क्या यहाँ पर दिया है, डेजरफील्ड दिया है, डेनियल विल्सन दिया है, असित कुमार हल्दर दिया है, या सभी ने मिलकर के की थी। तो यहाँ पर आपको डेजरफील्ड को याद रखना है। तो 1818 में डेजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज की थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1818 में बाघ गुफाओं की खोज की थी। अब हम बात करते हैं बाघ गुफा कहाँ है। तो बाघ गुफा पड़ती कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, यानी कि एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। किस ज़िले में पड़ती है, तो आपको धार ज़िला याद रखना है। ठीक है, तो धार ज़िला आपको याद रखना है। तो किस ज़िले में पड़ती है, तो धार ज़िले में पड़ती है। और स्टेट पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। और दूरी तो उससे पहले पूछी जा चुकी है कि अजंता से यानी कि बाघ से अजंता की दूरी कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह। ठीक है, तो आपको बताना है पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध
प्रसिद्ध हैं। तो आपको सीधे क्या बताना है, जो कुदरत सिंह है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो कुदरत सिंह नाम ही इतना स्पेशल है। तो थेवा कला, मीनाकारी कला, छपाई कला या उस्ता कला। ठीक है, तो कुदरत सिंह किस कला से संबंधित है, तो मीनाकारी से। आपको ध्यान रखना है किसके लिए फेमस है, तो मीनाकारी के लिए फेमस है। कौन, कुदरत सिंह। ठीक है, तो आपको मीनाकारी कुदरत सिंह को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस कला में माहिर थे। तो यहाँ पर हाल में निधन हो गए, इसको आप छोड़ दीजिए, सीधे आपको याद क्या रखना है, प्राण कुमार शर्मा किस कला के लिए माहिर थे। ठीक है, तो प्राण कुमार शर्मा किस कला के लिए माहिर थे, तो चित्रकारी हो जाएगा, मूर्तिकारी हो जाएगा, कार्टून हो जाएगा या फोटोग्राफी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कार्टून को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्टून ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्राण कुमार शर्मा कार्टून के लिए फेमस थे, कार्टून के लिए माहिर थे। तो आपको प्राण कुमार शर्मा कार्टून याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे। तो आपको बताना है राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, तो डीपी राज चौधरी, शंको चौधरी, रामकिंकर बैज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये रामकिंकर बैज दिया है, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, तो डीपी राज चौधरी हो जाएगा, रामकिंकर बैज हो जाएगा, शंको चौधरी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राघव कनेरिया शंकु चौधरी के शिष्य थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, तो शंकु चौधरी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा का रचनाकाल माना गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है बादामी गुफा का रचनाकाल कब से कब तक माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, तो आज आपको 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं कि बादामी गुफा का रचनाकाल माना गया है, ये आपको बताना है। इसके अलावा बादामी गुफा से हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो बादामी गुफा है, ठीक है, तो बादामी गुफा से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हैं, तो यहाँ पर 4 गुफाएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त है, यहाँ से 4 गुफाएं प्राप्त हैं। जैसे कि बाघ गुफा में 9 गुफा थी, इसी तरीके से बादामी गुफा से 4 गुफाएं प्राप्त है। और ये कहाँ पड़ती है, ये कर्नाटक में पड़ती है। तो कर्नाटक का आपको याद रखना है बादामी गुफा के लिए। ठीक है, तो कर्नाटक को आपको ध्यान रखना है, कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो है इसकी खोज किसने की थी, तो स्टेला क्रेमलिश ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1935 में। तो 1935 में स्टेला क्रेमलिश ने बादामी गुफा के चित्रों की खोज की थी। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए बादामी गुफा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है। तो जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है बादामी से, सिगिरिया से, सितलवासल से या बाघ से। ठीक है, तो आपको बताना है जैन धर्म से यहाँ पर बात हो रही है। तो जैन धर्म के लिए कौन सा आपको ध्यान रखना है, सितलवासल आपको ध्यान रखना है। तो जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना कहाँ से प्राप्त होता है, तो सितलवासल से प्राप्त होता है, सितनवासन से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 124, मेघ कन्या का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है। तो आपको बताना है मेघ कन्या का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है, तो बादामी में, बाघ में, जोगीमारा में या सिगिरिया में। तो मेघ कन्या का सर्वाधिक जो अंकन है कहाँ मिलता है, सिगिरिया में मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिगिरिया को ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको सिगिरिया से एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सिगिरिया में जो है नीले रंग का यूज़ नहीं हुआ है, नीले रंग का जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेघ कन्या का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है, तो सिगिरिया गुफा से मिलता है। और पूछा जाए नीले रंग का, यानी कि नीले रंग का अंकन किस गुफा से नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है सिगिरिया को आपको ध्यान रखना है। तो सिगिरिया में कौन सा रंग नहीं मिलता है, तो नीला रंग नहीं मिलता है। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए, यानी कि आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा सेशन अच्छा लगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।